अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तूबा। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से रिलेटेड है। मेरा एक्सपीरियंस 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये सेशन अभी हम क्यों करना चाह रहे हैं। द पर्पस ऑफ दैट सेशन वाज कि ये सेशन ना हर लेमैन लैंग्वेज में हर बंदे को समझ आए। ये सेशन वो फीमेल्स, जिन फीमेल्स का फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है उनको भी समझ, उनको तो जनरली उनको भी मैं अगर एक्सप्लेन करना करूं तो बहुत कम समझ आता है, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ होता है इवन। और जो लोग फाइनेंस का बैकग्राउंड बिल्कुल ही नहीं रखते उनको तो बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल से समझ आता है। देन वो खवातीन आती हैं जिनका बैकग्राउंड किसी और फील्ड से रिलेटेड होता है, एंड देन वो खवातीन जिनको बिल्कुल ही लाइक आप कह सकते हैं उनकी एजुकेशन इंटरमीडिएट लेवल की होती है। बट ऑफ कोर्स एवरी वन ऑफ अस इज डीलिंग विद फाइनेंस, राइट? तो हम में से हर कोई फाइनेंस से, आप घर में भी बैठे हैं, आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, आपने घर में बैठकर सिर्फ रोटी पकानी है, देन स्टिल यू हैव टू डील विद द फाइनेंसेस। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत कम हो ताकि मेरी बात हर बंदे को समझ आए, बिकॉज दिस इज द मेन पर्पस। अदरवाइज आपको लेक्चर और बेसिक वीडियोस यूट्यूब पे बेतहाशा मिल जाती हैं जहाँ से आप टर्मिनोलॉजीज और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एजुकेशन मटेरियल होता है वो आपको मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई टुडेज सेशन पर्पस इज कि इस टर्मिनोलॉजी में आप लोगों से बात की जाए कि आप लोगों को पता लगे कि बेसिकली जब आपके पास पैसे आते हैं तो वो पैसे आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास कितने मोड्स होते हैं, कहाँ पर कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस रिस्क के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड होता है, और आपके पास कितने मोड्स हैं। इस मोड से रिलेटेड मैं एक और बात करूंगी। जब इन्वेस्टमेंट के मोड्स की मैं बात कर रही हूँ तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को। वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर द सेविंग्स, हम सेविंग्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। ये जो कमेटी है इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेविंग बेसिकली। बिफोर आई प्रोसीड आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर हियर। मैं यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। All the things I'm talking here is my own opinion, my personal experiences, my personal opinions, और मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ आपको राग़िब नहीं कर रही कि आपने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ जाएं या इस जगह पे जाके अपना अकाउंट खुलाएं या इस बैंक के पास चले जाएं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो आई एम नॉट गिविंग यू सच ऑप्शंस हेयर। पर्पस आप ओके सो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अक्रॉस द वर्ल्ड जो फाइनेंसेस होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बेसिकली 3 तरह से होती है। या तो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज आप अपने पैसों से बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। उस बॉन्ड्स की कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने या 3 महीने की मैच्योरिटी पे होते हैं, या फिर आप उससे कोई सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। इसको फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में डेट कहा जाता है, राइट। सेकेंडली आप अपने बैंक, आपने स्टॉक मार्केट का नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली, कराची स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज में आप सुनते होंगे मंदी हो गई, मंदी का रुझान है, इस शेयर में इतना का काम हुआ है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं और आप उनको ट्रेड करते हैं, ट्रेड से मुराद मेरा है बेचना, अगर आप उनको खरीदते हैं बेचते हैं तो उस मार्केट को फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में इक्विटी कहा जाता है। थर्ड आती है जब आपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ओपन करते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट्स आपके पास ऑप्शन होती है वो मैं भी आपके साथ एज एन इन्वेस्टमेंट मोड पे डिस्कस करूंगी। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर अगर आप अपने पैसे प्लेस करते हैं तो इसको हम मनी मार्केट कहते हैं। सो बेसिकली 3 तरह की मार्केट्स होती हैं जहां पर पैसों को प्लेस किया जा सकता है। एक डेट मार्केट होती है जहां पर छोटे टाइम के लिए, कम मुद्दत तक के लिए आप पैसे लेते हैं। इसमें मैं एक और मिसाल आपको देती हूँ, आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स का आइडिया करो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे लोग सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं। अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म लेते हैं तो वो डेट मार्केट के अंदर आता है। आप लोन लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये आपकी मनी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। और जब आप शेयर्स को सेल और परचेज करते हैं वो इक्विटी मार्केट होती है। So now let's come to the risk and reward. अब of course लालच का ताल्लुक, ये लालच का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट में ना आपको सबसे पहले ये चाहिए होता है कि यार मुझे पैसे मिल जाए, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। पहला रूल,
हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट इसके लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है डेफिनेटली। सो सबसे पहले बंदा ये सोचता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि यार मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ मुझे कितना मिलेगा, 5%, 10%, 20%, और आप वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये भी सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर रिस्क कितना था या रिवॉर्ड इसके अगेंस्ट मुझे कितना मिलेगा। कुछ लोगों को ये भी नजर नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी पेंशन किसी एक जगह पे लगा रहे हैं और उनको रिवॉर्ड कितना मिलेगा वो डबल शाह मेरे जहन में सबसे पहले डबल शाह की एग्जांपल है। बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। मुझे याद है मेरे एरिया में तो एक बंदा, वो क्या कहते हैं कि आपको ना वेरिएबल अमाउंट, वो एक पेपर उनको लाके दिया कि इस पर मैंने ना स्टैंपे लिखवा लिया, मैंने 10,000 दिए और हर एक महीने बाद ना वो बंदा मुझे पैसे देता रहेगा। तो वो पैसे वेरिएबल होंगे। वो वेरिएबल से असल में क्या हुआ कि वो जो सूद वाला भी कॉन्सेप्ट होता है ना उनके माइंड में कि यार वो फिक्स्ड अमाउंट मिल रही है, हमने तो सूद नहीं लेना। तो उसने मौलवी साहब ने उनको इस तरह से कन्विंस किया हुआ था कि देखो ये तो हम किसी बिजनेस में जाके लगाएंगे, वहां से हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा, वो प्रॉफिट हम तुम लोगों को देते रहेंगे। तो थोड़े अरसे बाद दैट ब्रिंग अप टू लाइक दैट कम आउट इन डबल शाह गेम, और उसके बाद वो साहब नैब में थे जो भी डबल शाह करते रहे। ये भी आपने किस्सा सुना होगा। सो रिस्क जितना आप ले सकते हो उतना ही लें। रिवॉर्ड यानी कि जब आपको रिटर्न चाहिए होता है ना तो हर इंसान में लालच होती है। मैंने अपनी लाइफ में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जितने केसेस डील किए हैं जब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड है या नहीं है। लालच इज एन एलिमेंट फाउंड इन एवरीवन। हर किसी को चाहिए कि उसको शॉर्ट टाइम के अंदर जल्दी से अच्छा से एक रिवॉर्ड मिल जाए। 1 लाख रुपए जमा कराए थे, 1,20,000 एक महीने में मिल रहे हैं तो किसी को बुरे नहीं लग रहे होते। सो जब भी आप रिटर्न का सोचें तो सबसे पहले ये जरूर सोचें, कोई आपको ये कह रहा हो ना कि आपको बड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो सबसे पहले ये जरूर सोचें कि यार मैं इसमें रिस्क क्या ले रहा हूँ इसमें। तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही बर्दाश्त करें और रिस्क भी देखें कि वो रियल टाइम रिस्क मौजूद है या फिर वो रिस्क आपको सिर्फ ऊपर से बता रहे कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं, तुम बस साइन करो और साइन करके दे दो। और आपने इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर दी है, बाद में आपको पता लगा आपको पहले 2 महीने रिवॉर्ड मिलता रहा, 2 महीने आपको उस 1 लाख के अगेंस्ट 4,000 5,000 रुपए मिल गए, तीसरे महीने से पैसे आना बंद हो गए एंड नाउ यू हैव लॉस्ट योर ऑल इन्वेस्टमेंट। सो अब बात करते हैं कि मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं क्या, और फिर हम बात करेंगे कि उन मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व कैसे होना है। कितने जराए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मैं इसलिए वर्ल्ड की बात नहीं करूंगी बिकॉज देयर इज पेनल्टी ऑफ ऑप्शंस। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मोड्स कितने मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप जाते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आपको पता होता है कि आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया है, उस पर वो आपको बता देते हैं कि आपको 10% 11% एनुअली मिलता होगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन लोगों के बैंक में अकाउंट ओपन हुआ है, अगर आप उसको भी देखेंगे तो आप देखिएगा कि जून 30 या 15 जून के बाद वो जब क्लोजिंग कर रहा होता है बैंक, तो आपके अकाउंट में एक अमाउंट आ जाती है जो उन्होंने डेली बेसिस पे कैलकुलेट की हुई होती है, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो अमाउंट आपके पास आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, सेकेंड, आप उसी बैंक से कुछ सर्टिफिकेट्स परचेज कर लेते हैं, वो होते हैं फिक्स टर्म डिपॉजिट्स। अगर आपके पास 5 लाख हैं मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जितनी जो भी आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट ही कहते हैं। तो जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है यार उसको फर्क ना आए और मुझे पैसे मिलते रहें थोड़े बहुत, ठीक है। और वो जो पैसे का रिटर्न होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक के लिए करवाई है, ठीक है। उसके तो आप रिस्क कम ले रहे हैं इसमें, बल्कि आपका रिस्क भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने ओरिजिनल अमाउंट बैंक में सबमिट करवाई थी, वो एज इट इज ही रहेगी। तो जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली मिनिमल एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा होता है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट यानी कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएं जहां पर आपको रिवॉर्ड थोड़ा मिलता रहे लेकिन आपको रिस्क ज्यादा ना लेना पड़े। सो आप फिक्स टर्म डिपॉजिट्स में जा सकते हैं, वो 3 years के भी होते हैं, 5 years के भी होते हैं। जब आप सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट्स में बहुत सारा वैरायटी आती है, लाइक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन सर्टिफिकेट्स में
ये वो वाले सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जिन पे ना आप सबसे पहले इसके ऊपर एक आई जस्ट वांट टू टेल यू इन अ लेमैन लैंग्वेज के आपने इसके में सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन देख लिया, उसके बाद आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया, राइट? जब आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि विच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इट इज। और एक और चीज, ये मेरे जहन में बात इसलिए आई टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट से क्योंकि मेरे जहन में एक इवेंट आ रहा था कि कुछ लोगों ने कुछ झूठे सर्टिफिकेट्स भी बेचे थे। तो आपने लाजमी तौर पर ये भी वेरीफाई करना है कि जब आप वो सर्टिफिकेट ले रहे हो तो प्लीज उसको नेशनल बैंक से जाके लें सर्टिफिकेट्स को। इट इज नॉट लाइक दिस कि मैंने अगर आपको यहाँ पे कह दिया कि सर्टिफिकेट ले लें एंड यू हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी, और किसी दिन मैंने आपको पर्सनली कह दिया कि आप प्लीज ये मेरे से सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लें, ये मैंने परचेज किए थे, अब ये आप ले लीजिए, या आपके नाम पे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, या मैंने वहां से लिए थे तो मुझे तो डबल ट्रिपल रिटर्न मिल गया था तो अब ये आप ले लीजिए। डू नॉट गो इन सच इन्वेस्टमेंट्स, never ever, always get them from an authorized bank जहां, अच्छा इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे ऑथराइजेशन से। जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जब आप जा रहे होते हैं, प्लीज टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिया करें। जब आप कोई भी फ्रॉड आपके साथ हो जाता है, उस फ्रॉड में जब आप ये कहने लगते हैं या जाके आप कंप्लेन करते हैं, trust me, majority of the frauds turn out to be the mistake of the investor. आपको एट द एंड ये पता लगता है कि आपको अगला बंदा ये कहेगा कि मैंने तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये सब कुछ लिखा हुआ था, आपने तो उसके ऊपर खुद ही साइन किए थे। इसी को मैं लिंक करती हूँ कि ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेविंग सर्टिफिकेट्स में कुछ लोग मेरे पास जिस तरह की कंप्लेंट्स मैंने डील की, कुछ लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ये मैं पर्टिकुलरली इस चीज को क्लियर करना चाह रही हूँ, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इतने लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस के एजेंट्स जाते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रॉड्स इन इंश्योरेंस। सबसे ज्यादा आपको फ्रॉड्स इंश्योरेंस के अंदर नजर आएंगे। इतने ज्यादा लोग हैं जिनकी जब रिटायरमेंट हो रही होती है वो अपने पूरे पैसे में कहते हैं यार लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, और वो जो प्रीमियम उनको मिल रहा होता है ना, वो समझते हैं दैट्स अ प्रॉफिट। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस होती है हेज करना रिस्क को। आपको रिस्क है कि आपके बच्चे की जब शादी होने वाली होगी तो शायद आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो आपने पैसे जमा करा दिए। आपको रिस्क है कि आपकी गाड़ी तबाह हो जाएगी, उसको ठीक कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपने कुछ प्रीमियम भरकर, कुछ अमाउंट उसको भरकर, जब वो इवेंट अकर हो गया जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कराई थी, तब आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। सो बी क्लियर इन वन थिंग, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये वाले फ्रॉड्स फार लॉन्ग एरियाज के अंदर, गांव वगैरह के एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और लिटरली बहुत ज़्यादा दुख होता है उन लोगों को देखकर। व्हेन वी सी के यार आपने अपनी पूरी की पूरी ग्रेचुटी फंड उनको मिलता है, वो पीएन वगैरह होते हैं किसी सरकारी दफ्तर में, जिस दिन उनको वो फंड वगैरह मिलता है कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है और वो इंश्योरेंस एजेंट उनको बड़ी तसल्ली से पूरा कैप्चर कर लिया और कह दिया कि बस आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, आपने सिर्फ ना 1 साल में 1 लाख रुपया जमा कराना है और 5 साल तक आप 1 लाख रुपया जमा कराते रहेंगे, होंगे तो 5 लाख, लेकिन आपको 50 लाख तक की अमाउंट मिल जाएगी। और जब उन बेचारों को जरूरत पड़ती है वो इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपके आगे लाकर आपका वो फॉर्म रख देती है जिस फॉर्म पे आपने ऑलरेडी साइन किए हुए होते हैं, और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको साफ कहती है साइन तो आपने खुद किए थे, सब कुछ आपको पहले से पता था, टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो आपने खुद साइन किए थे। सो इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। फिर हमने सेविंग अकाउंट्स की बात की, फिर बात करते हैं प्राइस बॉन्ड्स की। देखिए 750 रुपीज के भी प्राइस बॉन्ड्स आते हैं, गो गेट अ प्राइस बॉन्ड। आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है ही क्यों जरूरी? सेविंग्स वो चीज है जो आपके पास बैंक में पड़ी हुई है, वो आज भी उतनी है, कल भी उतनी रहेगी। There should be a time value of money and there is always a time value of money. आपके पैसे, आपको देख लें डॉलर आज कितने का है और एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले कितना था, ठीक है? तो हमेशा आपकी प्राइस, जब आपकी जो पास मनी होता है वो डीवैल्यू होता रहता है, तो ऑलवेज कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें को मैं लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास आज भी 5,000 रुपए मौजूद हैं, तो आपके पास कल भी 1 साल बाद भी 5,000 मौजूद हैं, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बचत कर ली है, इसका मतलब बिल्कुल सेविंग्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने उस 5,000 रुपए को 1 साल तक 5,000 रुपए अपने पास रखकर, कंटिन्यूसली रखकर उन पैसों को डीवैल्यू कर दिया है। इट इज नॉट अ सेविंग। आप 3-4 महीने की कमेटी डालते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, बट अगर 1 साल बाद आपके पास
वही अमाउंट है, आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, देखिए आपने बैंक में भी तो पैसे रखे हुए हैं ना, इवन इट इज 2000 रुपीज और 3000 रुपीज, लेकिन आपने बैंक में भी तो पैसे रखे हुए हैं. बेटर इज दैट यू शुड इन्वेस्ट. अब जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में बताया, आप सेविंग अकाउंट्स में पैसे ओपन करवा लेते हैं. वी कैन टॉक ऑन इट लेटर ऑन कि सेविंग अकाउंट में कुछ लोगों को इंटरेस्ट रिलेटेड इशूज होते हैं कि वो इस्लामिक होता है या शरिया होता है या नहीं होता. सेकंड, मैंने आपको बताया प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्राइस बॉन्ड आपको 750 रुपीज में मिल जाता है. बट एट द सेम मोमेंट आई टोल्ड यू कि आपने जब प्राइस बॉन्ड्स वगैरह भी लेने हैं तो प्लीज गेट इट फ्रॉम द नेशनल सेविंग बैंक और एनी बैंक, बट खुद जाकर लें ताकि आपको एक ऑथेंटिक चीज मिल जाए. राइट. सेकेंड, थर्ड, मैं एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज बताने लगी हूँ जो कि कॉमनली लाइक फाइनेंस के लोगों को भी शायद इतना आइडिया नहीं होता. देयर आर कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट्स. आप लोग रेडियो पे सुनते हैं यूबीएल, मुनाफा बख्श अकाउंट, एमसीबी, अलहमरा अकाउंट्स, इस्लामिक फंड्स, पेंशन फंड्स, आप ये सारे फंड्स के नाम सुन रहे होते हैं. दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ सेविंग अकाउंट. एक्चुअली आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट्स मिल जाएंगे. राइट. COP अक्सर लोग उसका नाम लेते हैं, COA अकाउंट्स के नाम होते हैं. वहां पे कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट यू कैन सर्च. डिफरेंस क्या है? वो पैसे जब आप कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट में सबमिट कराते हैं, नंबर 1, उस अकाउंट में पैसे आपके डेली बेसिस पे मनी मार्केट, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि डेट इक्विटी मनी क्या होता है, मनी मार्केट में वो जो भी आपने लिया है, MCB लिया है, UBL लिया है, व्हाटएवर बैंक यू हैव चूज, आपने वो बैंक वो पैसे मनी मार्केट में खुद ही इन्वेस्ट करता रहता है और वो आपको खुद ही उसके अंदर कैलकुलेशन, आपके पैसों के अंदर कैलकुलेशन करता है और वो आपके पास प्रॉफिट को ऐड करता रहता है. राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव सबमिटेड लाइक 10,000 रुपीज और उसने आज या कल उसने वो सेविंग सर्टिफिकेट उससे खरीदे थे, यानी कि मनी मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया था. वहां से आपके पास 6,000 रुपीज पे 6,000 थे, 10,000 रुपीज से 10,000 रुपीज से 100 रुपीज आपके पास 2 दिन बाद वहां से कोई प्रॉफिट आ गया, या 3 दिन बाद, मे बी मंथ बाद एज वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत मिनिमल रेशो होता है मनी मार्केट के अंदर. सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो इक्विटी मार्केट के अंदर होता है, स्टॉक मार्केट में, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं. सेकेंड, उसका फायदा क्या है? आप उसको मोबाइल पे, आप उसको वेबसाइट पे ट्रेस कर सकते हैं अपने पैसों को, आपको नजर आ रहा होगा. थर्ड फायदा क्या है? दिस इज नॉट अ फिक्स टर्म अकाउंट. जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है ना, इसी तरह कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट का एक डेबिट कार्ड भी होता है. और अगर आप चाहें, अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं भी मिल रहा तो आप अगर चाहें तो उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनी टाइम कि आपको वो पैसे वापस मिल जाए. उसमें से कुछ पोर्शन आप वापस ले लें बेशक. आप वहां पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे और वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट करके आप ये देख सकते हैं कि वो कैश ऑप्टिमाइजर से पैसे आपके सेविंग अकाउंट में, जो भी आपका डेबिट अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट मौजूद है, उसमें आप लिंक कर दें, आपको वहां पे पैसे मिल जाते हैं. तो दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ अकाउंट कि आप ये कहें कि यार अब मैं पैसे यहाँ पे मैंने जमा करा दिए तो अब मुझे ये कभी पैसे मिल ही नहीं सकते इस तरह से. अब एक और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड. प्रॉपर्टी इज अ मार्केट जहां पर बहुत पैसा वाइट किया जाता है. पहली मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, प्रॉपर्टी मार्केट में फीमेल्स की रेशो नियर टू 0 है, स्पेशली इन पाकिस्तान. राइट. बाहर के मुल्कों में तो शायद वो बिजनेस कर रही होती हैं या किसी रियल एस्टेट के साथ बिजनेस कर रही होती हैं तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है. हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली द कल्चर इज दैट कि अगर आप किसी नॉर्मल सी रियल एस्टेट, कभी आपने देखा है वो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के अंदर कभी कोई खवातीन की रेशो आपने नहीं देखी होगी कि खवातीन बैठी हुई हो प्रॉपर्टी डीलर की शॉप के अंदर, खवातीन बैठी हुई हो और वो आपको गाइड करें आकर कि आज प्रॉपर्टी क्या थी, या वो आपको प्रॉपर्टी के रेट्स बता रही हूँ खवातीन वहां पर बैठकर. ऐसा नहीं होता. एक्चुअली हमारे यहाँ पर मार्केट में ये इश्यूज हैं. मैं स्ट्रांगली सजेस्ट नहीं करती कभी भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का. माय पर्सनल ओपिनियन है दैट हद तक है प्रॉपर्टी के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अंदर. Why don't I recommend? Because I don't think so that we female have that stamina to fight with the counterparts. आप जाकर जब जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची, इवन आप मेल्स के अंदर भी रेशो चेक करेंगे तो बहुत कम मेल्स हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए करेज रख रहे होते हैं. या तो उनका फैमिली बिजनेस होता है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो उनको बड़ा ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है, तो उनको आइडिया होता है. तो या फिर वो जब स्टार्ट करते हैं तो
जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं इसको, तो फिर कुछ जिसे कहते हैं ना बैड एक्सपीरियंस के बाद उनके बैड एक्सपीरियंसेस के बाद ना उनकी कमांड इतनी अच्छी हो जाती है फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कि दे वुड लव टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी. नो डाउट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हैज अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, बट it is really not easy for the females. और recommendation इसलिए नहीं है कि I guess mental peace is more important than your financial stability, but I personally think क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब आपको ये पता चलेगा कि यार आपने किसी की जेब से पैसे निकालने हैं. दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है अगर आपको किसी की जेब से पैसे निकालने पड़ जाए तो. अच्छा, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है स्टॉक मार्केट्स के अंदर. Unfortunately, दुख होता है. I'm having an experience of like 8 to 10 years in stock market, but दुख इस बात का होता है कि यार इतनी कम रेशियो है स्टॉक मार्केट के अंदर फीमेल्स की, एंड दिस इज सच अ ग्रेट बिजनेस. मैं अगर रियल टाइम में बात करूं तो चस्का है लिटरली. अगर एक टाइम में आपको आदत पड़ जाए कि आज आपने 10,000 रुपये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, लेट्स सपोज आपने 500 शेयर लिए हैं, एक शेयर 2 रुपए का है और आपने 10,000 शेयर्स वहां पर ले लिए हैं और 10,000 शेयर्स के बाद आपको 0.5 ना अमाउंट इंक्रीज हो गई है, मतलब पर शेयर प्राइस इंक्रीज हो गई है. तो यू कैन एस्टिमेट 0.5 इंटू 500 शेयर्स लाइक 2500. तो वो आपको क्या लगता है यार, आप मतलब आपको 10,000 दिए थे, 2 दिन बाद शेयर की प्राइस 0.5 हो गई है, तो 12,500 आपको 2 दिन बाद मिल गए हैं. एंड दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट, लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्क. नो डाउट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम द प्राइस गोज अप. जरूरी नहीं है शेयर प्राइस हमेशा ऊपर ही जा रही होगी, बट आई पर्सनली फील ये वाकई एक चस्का. आप जब स्क्रीन के आगे बैठे हुए होते हैं ना, तो फिर आप स्क्रीन के आगे ही बैठे रहते हैं कि यार नहीं मुझे ना कमाना है, देखना है शेयर प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. बट दुख वाकई इस बात का होता है कि देयर आर वेरी फ्यू फीमेल्स, और जो हैं भी वो भी कराची से बिलोंग करती हैं मेजॉरिटी, और यहाँ पर नहीं होती. मतलब कराची के अलावा मैंने इस्लामाबाद, लाहौर में इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं देखी. और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको किसी खवातीन के अकाउंट भी स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ जाएंगे तो बैक एंड पे दीज आर कंट्रोल्ड बाय देयर हस्बैंड्स और मेल्स एट देयर होम. तो उन्होंने वो 2-2 3-3 अकाउंट ओपन किए हुए होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर. या आई कैन कंडक्ट अ फुल सेशन फॉर द फीमेल्स कि वो घर बैठकर तसल्ली से 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डालकर कैसे सीख सकती हैं. इस पे प्रॉपर डिटेल सेशन में बिल्कुल करवा सकती हूँ, और आई विल टॉक टू वाओ पीके कि हम कब कर सकते हैं. बट इट इज़ वेरी इजी एंड आई इंकरेज द फीमेल्स के उनको मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पता हो और उनको पता हो कि उनके पास कितनी ऑप्शन है, स्पेशली कि वो घर बैठ के कैसे कर सकती हैं. तो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ अ गुड ऑप्शन. आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड कर रही होती हैं उसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर कंसिडर करना है. डूज एंड डोंट्स को, डूज एंड डोंट्स जो है ना वो आपने किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कंसिडर करने होते हैं. सो लीडिंग टू दैट आर्गुमेंट, या वन थिंग, बाइंग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है. मतलब आई रिमेंबर दैट इन मार्च द गोल्ड वाज 97, and then after two weeks, after 2 weeks the gold was like 103, 104, and then it went up to like 107.8 I guess, and then again it back to 97 and 97, 94, 4, and then recently I guess 1 week ago the gold was around 130, 24 carat per tola. But गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑनेस्टली ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आपने कांटे खरीद लिए हैं बड़े प्यारे से, आपने एक चेन और लॉकेट खरीद लिए. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज नॉट अ ट्रू इन्वेस्टमेंट इन माय ओपिनियन. रीजन बीइंग इज, कभी आप गोल्ड को बेचने के लिए जाएं तो आपने 1 लाख का जो गोल्ड लिया हुआ होता है ना, उस गोल्ड में वो आधी चीज ना आपको उसी टाइम पे तोड़ के निकाल के नग को, और कभी अगर आप डेफिनेटली खवातीन ने गोल्ड बेचने तो जरूर गई होंगी, तो कभी वो आप जब रिसिप्ट पढ़ेंगे ना, जब आपने गोल्ड बेचा होगा, तो वो आपको बताएगा कि इसके ऊपर वजन इतना था, पॉलिश का वजन इतना था, उसके ऊपर जो नग लगे हुए थे उसका वजन इतना था, माइनस करके ये बचता है आपके पास. तो गोल्ड को जब आप सेल करने जाते हैं, बाय तो आप कर लेते हैं शायद ये सोचकर कि गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया, हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है. ऑफकोर्स जब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट या टोटल अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो यू वुड डेफिनेटली हैविंग अ प्रॉफिट, बट उसकी रेशो बहुत कम होती है. सो व्हाट इज द राइट मेथड टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड? जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, हमेशा बार ले,
अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड की तरफ जा रहे हैं ना, कि आपने ज्वेलरी नहीं लेनी और एंड योर पर्पज इज टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, एंड रियली इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, आपको दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक, आपको ट्रेस करना जरूर है आके अमाउंट कहाँ पर जा रही है। एक, अगर आप टाइम नोट करें, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, लेकिन एक जमाने में इट वाज आई गेस मुशर्रफ एरा, उस जमाने में गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर गया था, और उस जमाने में गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर गया और उसके बाद एकदम से ना नीचे आ गया गोल्ड, और उसके बाद अब जाकर गोल्ड दोबारा ऊपर आया। तो जिन बेचारों ने ये चेक इसलिए लिया कि यार मैंने 60 पे गोल्ड लिया था, अभी 90 पे चला गया, तो अभी और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और उसके बाद फाइनली दे केम टू नो कि वो 90 से भी उठकर 55 पर आ चुका है गोल्ड। तो दिस इज अ लॉस। नंबर 1, आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है। नंबर 2, जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो किसी ऑथेंटिक जगह से उसकी रिसीट लें और गोल्ड का वो जो बार होता है ना उसको परचेज करें, क्योंकि उसके साथ जो रिसीट होती है और जो बार होता है ना, वो आप जाके जब किसी सेलर को देंगे ना, वो बायर को देंगे, आप सेल कर रहे होंगे, जब आप किसी बायर को दे रहे होंगे ना, तो वो एज इट इज वेट के ऊपर वो चीज लेगा। दैट कैन बी योर ट्रू इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड बेसिकली, राइट। थोड़ा सा एक और चीज में यहाँ पे फिर हम डूज एंड डोंट्स पर आएंगे। दोज वुमेन हाउ दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस। यार कमेटी डालें, जरूर डालें, मैं भी डालती होंगी कभी कभी, लेकिन कमेटी इज लाइक उसका पर्पस ना इन्वेस्टमेंट होता है ना सेविंग होता है। कमेटी का पर्पस मुझे ये लगता है कि वो ये होता है कि आपको पता होता है कि यार आपके पास इकट्ठे 2 लाख रुपए मौजूद नहीं है, तो इट्स बेटर कि अच्छा ठीक है यार, मैं किस्तों में विदाउट एनी मार्कअप और विदाउट एनी इंटरेस्ट दे दूंगी। तो इंटरेस्ट में, लेट मी नोट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसके ऊपर भी एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ। ओके, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट वगैरह को चार्ज नहीं होगा, तो मैं आप कमेटी डाल लेते हैं। बट इन ट्रू मीनिंग आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में आप 10,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकती हैं। थोड़ा लर्निंग, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना मार्केट पे, यू विल हैविंग अ लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द स्टॉक मार्केट, तो आपको खुद ही दिल करेगा कि यार मैं 10,000 और डाल देती हूँ। फिर ऐसा ऐसा ना आपका जिगर भी बड़ा हो जाता है कि हाँ आप रिस्क ले सकते हैं। डेफिनेटली इन स्टॉक मार्केट द हाईएस्ट रिवॉर्ड इज इन द स्टॉक मार्केट। सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। Higher the risk, higher the reward, but there is a high risk in equity market and there is a high reward in equity market. And equity market is all about stock exchange, stock market trading, right? Which is like बहुत huge area है stock market, definitely. मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड एक अवेयरनेस देना चाह रही थी। अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि यार वो बैंक जो है ना वो मुझे 2% पे गाड़ी दे देगा, या दिस इज आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल जो खवातीन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही होती हैं, तो वो बैंक से कहती हैं यार हम कर्जा ले लेते हैं। और फिर एट द सेम मोमेंट आपने ये भी सुना होगा कि लोग कर्जा लेते हैं और 4 साल बाद उसी कर्जे में होते हैं। 5 साल का कर्जा लिया हुआ होता है और एंड में पता लग रहा होता है कि यार आप उसी वहीं पे हो, मतलब अमाउंट भी वहीं की वहीं है, रह गई है, अभी तक तो आपने पूरा कर्जा ही नहीं दिया सिरे से। और पता लगता है लिया आपने 1 लाख होता है, रिटर्न में आप उनको 2.5 लाख दे रहे होते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आप लोग वो जब इश्तिहार इतना प्यारा प्यारा आ रहा होता है ना कि सिर्फ 3% मार्कअप पे गाड़ी ले लीजिए, घर बना लीजिए, अपनी फैमिली बनाइए, वो जितने प्यारे प्यारे इश्तिहार दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ जब एडवर्टाइजमेंट के नीचे वो एक प्यारा सा स्टैरिक देखे ना नीचे, तो वहाँ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इंटरेस्ट 2% जब भी कोई आपको दे रहा है तो दिस इज नॉट अ 2% इंटरेस्ट। जब देयर इज टर्मिनोलॉजी काइबोर, I just want to explain the concept of काइबोर। काइबोर क्या चीज होती है? जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं, अगर वो बैंक आपको ये कहे कि मैं आपको 2% के ऊपर लोन दे दूंगा, तो ये जो 2% पे वो आपको लोन दे रहा होता है, उस 2% लोन का मतलब है 2% प्लस काइबोर। एंड व्हाट इज काइबोर? काइबोर इज अ कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, और जो कि हर रात रोज को चेंज होता है, कैलकुलेट होता है, स्टेट बैंक इसको कैलकुलेट करता है, और इसमें एवरेज होती है। दिस इज अगेन अ बिग टॉपिक, लेकिन इसमें ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो हर 3 महीने या हर 6 महीने के बाद की इसके अंदर कैलकुलेशन होती है। और आजकल काइबोर चल रहा है आई गेस 7%। सो अगर एवरेज 7% चल रहा है, तो अगर आपको 1 लाख रुपए पे लोन लेना है, तो 2% पे अगर आपको कोई लोन दे रहा है, तो प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड, दिस इज नॉट 1 लाख पे 2%। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 1,02,000 रुपए में मिल जाएगा। नो, इट मीन्स 1 लाख 2% प्लस काइबोर मीन्स 1 लाख का कर्जा आपको 1,09,000 रुपए मिल रहा है।
ठीक है। सो प्लीज जब भी आप करने लगे कोई लोन वगैरह लेने लगे, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू द बिजनेस वुमेन जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं और थोड़ा सा लोन लेने के लिए इंटरेस्ट होती हैं, तो लोन ले सकती हैं। अगर आप उसकी रिटर्न की प्लानिंग कर रही हैं, वेरी गुड, आप लोन लें, लेकिन इस माइंड के साथ ना लें जो आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो जाती है ना, जब आपका वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही खराब हो जाएगी, आपको ये नहीं पता होगा कि इन एक्चुअली आप पैसे रिटर्न में दे कितने रहे हैं। और ये आपने क्यों कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज जब आप पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं तो यू हैव टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि यार मुझे इस चीज की कॉस्ट इतनी पड़ रही है, अगर इस चीज की कॉस्ट इतनी बड़ी है तो मुझे इससे फायदा कितना हो रहा है। बाय द वे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस is a big term in finance. प्लस मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट टर्म तो ऐसी है जो इंसान की लाइफ में हर स्टेप पे होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमेशा उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लाजमी किया करें। फाइनेंस में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि आज आपने 1 लाख रुपए पे लोन लिया है, आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, आपने 1 लाख रुपए पे लोन ले लिया और 1 लाख रुपए पे लोन लेने के बाद आपने बैंक को लोन का रिटर्न 1,10,000 दे रहे हैं आप, लेट्स सपोज कि आपने 1,10,000 उसको वापस बैंक को दिया है वापस, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी पास से इन्वेस्टमेंट 1,10,000 है और एट द एंड आपको पता लगता है कि यार मेरी तो बिजनेस से पर मंथ की इनकम ही 1,05,000 रुपए आ रही है, हाउ यू विल गिव? सो ऑलवेज डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब एक और बात कि जो लोग खवातीन बिजनेस कर रही होती हैं, बिल्कुल जिस तरह घर पर अपनी कुकिंग के बिजनेस कर रही होती है घर पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्ट्स होती है कुछ लोगों की, कुछ लोग पेंटिंग्स सेल आउट कर रहे होते हैं घर पर, घर से सेल आउट कर रहे होते हैं, लाइक दे आर डूइंग देयर लिटिल स्टार्टअप्स। नंबर 1, योर पर्सनल फाइनेंसेस एंड योर बिजनेस फाइनेंसेस शुड एंटायरली बी डिफरेंट। कभी भी आपने अपने जाती फाइनेंसेस को बिजनेस के फाइनेंसेस के साथ कभी भी नहीं मिलाना। यस, वी कैन डू सेशन के बहुत छोटा सा एक हम सेशन कर सकते हैं कि यार अगर आपने इनको सेग्रीगेट कैसे करना है, अपने पास एक डेटा कैसे मेंटेन करना है जिसपे आप इनको बिल्कुल अलग अलग कर रखें कि बिजनेस फाइनेंसेस ये हैं और पर्सनल फाइनेंसेस ये हैं। लेकिन और इसके अलावा बिजनेस फाइनेंसेस के अंदर हमेशा जब भी आपको प्रॉफिट आ रहा होता है ना, तो एक रेशो, इफ यू आर अ सिंगल ओनर, एक रेशो मखसूस रखें एंड टेक इट एज अ सैलरी फ्रॉम योर बिजनेस, do not take a profit. Let me give you an example. आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, आपके 2 लाख की सेल्स हो गई, सेल्स माइनस आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंसेस थे आपका, बल्कि एक जैसा हो जाएगा। दूसरी तरह से आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जब आपने कर ली तो उससे आपको जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ इन्वेस्टमेंट करके, वो रेवेन्यू 8 लाख का जनरेट हुआ। इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट 3 लाख का था। तो जो 3 लाख का प्रॉफिट है, प्लीज do not mix it with your personal finances. हमेशा इस 3 लाख को सेपरेट रखें, नंबर 1। और अपने बिजनेस को फाइनेंशियली अच्छा चलाने के लिए अपने पास एक सैलरी फिक्स कर लें कि आपने इस 3 लाख रुपए के अंदर से 40,000, 50,000, 20,000, whatever you feel like. पर्सनली माई पर्सनल सजेशन इज कि फॉर द फर्स्ट ईयर तो आपको बिल्कुल ही 10% से ज्यादा, 10% या 10% से ज्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए प्रॉफिट से, बिकॉज मिनिमम इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बट मिनिमम 1 साल आपके बिजनेस को उस लेवल ब्रेक इवन पॉइंट और उन चीजों पे आने पे लाजमी लग जाता है। आप किसी भी तरह के बिजनेस ओपन कर लें तो आपने लाजमी तौर पे इसको सेपरेट रखना है हमेशा, ठीक है। आपकी रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होती है जो टोटल सेल्स आपकी हो गई है। मैं बहुत ही और लेमन लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। आप अपने घर में कुकिंग का बिजनेस करती हैं, आपने 10 बिस्किट्स आज सेल किए हैं, तो एक बिस्किट आपने 30 रुपए का सेल किया है, तो इसका मतलब है आज आपकी टोटल की सेल्स 300 रुपए हुई है। और उस बिस्किट को बनाने में आपके 200 रुपए लगे थे, तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100 एंड 100 इज योर gross profit, and do not put this profit in your personal finance, right? अच्छा, बहुत शॉर्ट सी डूज एंड डोंट्स पे थोड़ी सी बात कर लूँ। वैसे तो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स पे काफ़ी डिटेल्स साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बताई है, जो भी मोड्स आपको थोड़े थोड़े बताए मैंने। जब भी कोई भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, प्लीज I am hopeful that I will not sound so much feminist, but my personal suggestion is कि यार घर के किसी बंदे पे भी ना एतबार करें। I mean, if you are investing in something, please check those terms and conditions by yourself. जब साइन कर रहे होते हैं ना, तो प्लीज खुद साइन करें। सबसे ज्यादा दिस इज द मेन like cause root of all the frauds. आप नहीं देखते कि यार
जो साइन आप कर रहे हैं उस पर लिखा हुआ क्या है, वो आपको बता कुछ रहा है, उस पर लिखा हुआ कुछ और है और आप साइन किए जा रहे हैं। सेकंड, आपको ये पता है ही नहीं कि वो बंदा वहां जाकर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर कहाँ पर रहा है। आपने सुना है, ट्रस्ट मी, मतलब एक इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है दैट यू आर हैविंग अ फाइनेंस बैकग्राउंड और नॉट। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने एजुकेटेड हैं। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अगर आपको अभी आकर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड आकर ये कह देना कि यार ये मैंने पैसे डाले थे 1 लाख रुपया, मुझे 1 लाख रुपए 20,000 रुपए मिल चुके हैं, तुम भी इन्वेस्ट कर लो, तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको आके ये कह दे और वो आपको एक कागज पकड़ाए और अगला बंदा आपको सिंपल ये कहेगा कि यार साइन कर दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बाकी तो है मेरे पास, ये एनआईसी वगैरह डालना है, तुम बस साइन शाइन कर दो बहुत है और तुम मुझे ये कागज दे दो, ट्रस्ट मी एवरीवन विल डू दिस। 99% पीपल विल डू दिस। आप लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप एजुकेटेड थे, आपको बड़ी अवेयरनेस थी, आप बड़े यू साउंड शार्प, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नेचुरल शायद ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे वो ग्रीड की तरफ है कि आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए, सेम लाइक दिस ये इसी तरह का एक नेचुरल बिहेवियर है कि अगर आपको भी आके आपके फादर, हस्बैंड या भाई के कोई कह दे, यार मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं है, तो पॉइंट है बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं उनको खुद ना पता हो, उनको आगे किसी दोस्त ने कहा हो, तो आप खुद तो स्टडी करें। ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द पेपर यू आर साइनिंग। वो साइन आपको लीगली आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। आप वफाकी मोहतसब चले जाएं, आप स्टेट बैंक के पास चले जाएं, आप कुछ भी नहीं कर सकते सवाए खौरी के, या वकीलों को फीस देंगे या तो आप सवाए खौरी के कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज उसको खुद पढ़ें। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ। अच्छा, सबसे पहले अब नेक्स्ट चीज, जब आप साइन कर रहे होते हैं ना तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर लें। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब बैंक अकाउंट, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, भाई ने फॉर्म लाके दिया था, मैंने साइन कर दिए, ओके आप लोगों ने साइन कर दिए, साइन आके पता लगा कि भाई को भी आगे उसके किसी दोस्त ने बताया था और उसमें जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो भाई का भी नहीं है, भाई के किसी दोस्त का है। हाउ यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो चुकी है, एवरीबडी एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स नाउअडेज। तो आप लोग कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर इवन जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब वो 1 सेकंड बाद आप बाय पे क्लिक करते हैं, आपके शेयर्स बिक जाते हैं ना, तो अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। और अगर आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता ना, तो इट मीन्स कि आपने कहीं पर केयरफुली उसको नंबर को नहीं मेंशन किया, या फिर आपने केयरफुली उस चीज को जो प्रोसीजर है उसके अंदर आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट से बात करनी है कि यार आपको पता है, जिस तरह आपको आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन होती है आपको मैसेज आता है, उस तरह आपको मैसेज आना चाहिए। हर चीज को वेरीफाई करें और खुद वेरीफाई करें, किसी और के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी ना करें। और इन्वेस्टमेंट करें थोड़े हौसले के साथ करें। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस सेशन एंड देन वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर। इन्वेस्टमेंट करें, हौसले से करें। प्लीज डू नॉट थिंक कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तो ही मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये, यार इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होती है। नो, you can invest when you can start up a business. How I'm saying that you can start up a business in a little amount, because आप ऑनलाइन चीजें सेल करना शुरू कर देते हैं। आप अली बाबा से तस्वीरें लगाते हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, नीचे उसकी अमाउंट लिखते हैं, वेबसाइट बनाने की, वर्डप्रेस की और डिफरेंट वीडियोस आपको वैसे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मिल जाता है। मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम खर्चा होता है ना, वो आजकल सबसे ज्यादा खर्चा जो मैक्सिमम हो रहा होता है ना, वो यूट्यूब के पैकेज खरीदने का होता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप। इट ऑल नीड्स अ करेज टू टेक अ रिस्क एंड करेज to take a risk and then you will have a reward. So it all takes a courage. आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास बड़ी अमाउंट मौजूद है, आपके पास अब तो खैर माशाल्लाह गोल्ड 1.35 पे चला गया, लेकिन कुछ अर्से पहले इसने 90 पे भी था। आपके पास 90 अगर पड़े हुए हैं आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर, गो बाय गेट अ गोल्ड। व्हाई डोंट यू बाय एंड गेट अ गोल्ड? व्हाई यू आर कीपिंग इट इन योर बैंक्स? लाइक आपको बैंक में क्या मिल रहा है? इट्स नॉट इवन अ सेविंग, यू आर डिप्रिशिएटिंग योर मनी। आप अपने पैसों को और नीचे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पैसे डिवैल्यू होते जा रहे हैं, आपके पैसों की वैल्यू और नीचे जाती जा रही है। तो गो गेट डू सम इन्वेस्टमेंट। आपने सेविंग अकाउंट में डाले, सेविंग अकाउंट वाली इन्वेस्टमेंट तो ऑनेस्टली मैंने आपको इसलिए बताई है कि इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क।
आप बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने कहा चलो अच्छा ठीक है, हर साल बाद 4-5 हज़ार रुपए तो मेरे पास अकाउंट में आ ही जाते हैं, और वही 4-5 हज़ार रुपए बैंक आपसे हर चार्जेस और SMS अलर्ट चार्जेस काटते हैं, तो आप कहते हैं चलो सीधे से चले जाते हैं, बट इज नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे जीरो रिस्क और जीरो रिवॉर्ड, मिनिमम रिवॉर्ड के साथ ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जब आप सेविंग अकाउंट में जाते हैं। बट इसके अंदर जो सेविंग अकाउंट्स के अंदर फर्दर जो कैश ऑप्टिमाइजर्स वाले अकाउंट होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 750 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट्स आते हैं, 1500 रुपये के प्राइस पॉइंट्स आते हैं, आप प्राइस पॉइंट्स परचेज कर सकते हैं। आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। फिक्स टर्म डिपॉजिट की तरफ जाना चाहें तो आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, एंड आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। बहुत मज़े की चीज़ है ऑनेस्टली, मतलब लाइक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे घर में बैठे, यार लैपटॉप के ऊपर आपको लॉगिन पासवर्ड सब कुछ मिल जाता है, और आप शेयर्स खरीदें, शेयर्स को सेल करें। आई डोंट नो ख़वातीन क्यों नहीं आती हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं है, आई रियली डोंट नो। शायद वो रिस्क लेने की इतनी हिम्मत करेज नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील फॉर आवर वुमेन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर रही हैं, और वो ये रिस्क भी ले सकती हैं, और बहुत अच्छी फाइनेंस की फील्ड के अंदर वुमेन मौजूद हैं। और हाँ, एक बात और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्लियर कर दूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड कि आपको फाइनेंस आती है तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस वाली बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि आपको फाइनेंस आती है आप इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, इवन कराची में आप बहुत अच्छे अच्छे वो लोग देखेंगे जो मैट्रिक पास भी नहीं है, but they are very good at stock market investment. So it's all about the skill, right? So agar you have a courage, you can invest in the stocks as well. And last but not least, insurance is not an investment, and do not get trapped in any kind of investment जिसका origin आपको ना पता हो। ऐसी किसी स्पेशली ख़वातीन, वो अक्सर हस्बैंड से भी पैसे निकाल लेती हैं क्योंकि उनको उनकी दोस्त बताती है कि वहाँ से इतने पैसे मिल रहे थे, यहाँ से इतने पैसे मिल रहे थे, और वो आगे इन्वेस्ट कर देती हैं, एंड एट द एंड दे केम टू नो दैट दे हैव लॉस्ट ऑल द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल, राइट? सो आई होप आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी फाइनेंस से रिलेटेड। इनमें से किसी भी मोड के ऊपर अगर हम डिटेल डिस्कशन करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। Yeah, there's a question. When do stock prices go up and down, and how can you predict the stock market? Yes. Unfortunately, let me keep it brief. Unfortunately, इशू ये सबसे बड़ा ये है कि हमारी मार्केट के ना डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक ज़माने में ऐसा भी होता था, अल्ताफ भाई तकरीर करते थे तो हमारी मार्केट नीचे गिर जाती थी। सो मार्केट का ऊपर नीचे जाती है जब मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट किसको कहा जाता है? जैसा कि इमरान खान ने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए अनाउंस किया था, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन में कुछ छूट दे दी थी, जैसे टैक्स की छूट दी थी, कुछ कैपिटल गेन टैक्स कम कर दिया था। तो जब इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आती है ना, वो इम्पैक्ट करती हैं उस इंडस्ट्री के ऊपर। उस इंडस्ट्री की कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई हुई होती हैं। जब आप उन तरह की कंपनियों के में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह की कंपनियां ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं। सी पैक आया, सी पैक ने आकर आप जैसे सी पैक आया या कंस्ट्रक्शन फर्म शुरू हुई तो आपको पता लगा कि अब सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। जब सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी तो सीमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर में लोगों को फायदा नजर आने लग जाता है और वो उसको खरीदते हैं। जब उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक उन स्टॉक्स की प्राइस ज्यादा होती है। इसी तरह जब आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आएगी या आपको ये पता लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अब उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि उन कंपनियों के प्रॉफिट नीचे चले जाएंगे, तो उन शेयर्स की प्राइसेस नीचे जाने लग जाती है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट। नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिडिक्शन। एक होती है जो आप टेक्निकल करते हैं और ग्राफ देख रहे होते हैं कि यार ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। और एक होता है जो स्क्रीन होती है, वो भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ना, लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा ये है 1 साल 2 साल 1 साल। स्टॉक मार्केट ऑनेस्टली आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी नुकसान नहीं देती। इवन वी हैड अ क्राइसिस ऑन पनामा स्कैंडल, हमारे पास क्राइसिस भी आया था। उस वक्त मार्केट आपकी 52,000 से उठकर 28,000 तक ग्रेजुअली वहां पर चली गई। उस टाइम पर भी अगर आप उसको एवरेज उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी दैट पीपल गेट द प्रॉफिट इवन एट दैट टाइम। लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट कभी भी नुकसान नहीं देती इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 1 year or 2 year।
आप ग्राफ की बेसिस अगर आप ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट करेजिंग एनीवन कि हाँ यार इसी शेयर में इन्वेस्ट करो। एग्जांपल, लकी सीमेंट अगर आप देखते हैं, आपके पास एक बेस्ट वे सीमेंट जिस तरह है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है ऑयल सेक्टर में आ गया तो OGDCL जैसे शेयर्स हैं, पीएसओ के पास कोई ऑयल सेक्टर में अच्छी अनाउंसमेंट आ गई, आप पीएसओ के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? फिर आपकी एपेटाइट कितनी है। और अगर आप छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कम टाइम के लिए, तो अक्सर लोग उसको ग्राफ का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये एनालिसिस ब्रोकर्स की वेबसाइट और हर जगह पे मौजूद होता है। आप सिर्फ गूगल करें तो इनका एक एनालिसिस मौजूद होता है। वो प्रिडिक्शन होती है, प्लीज वो प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन के बाद अपना एनालिसिस जरूर करना है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ऊपर जाएगा, तो प्लीज इट डजंट मीन कि हाँ 100% ऊपर जाएगा। हाँ, especially with the salaried person. Let me tell you what I used to do. मैं मतलब लेट्स सपोज अगर मेरे पास आती है ना सैलरी आती है, तो मैं सबसे पहले ना उस सैलरी मैंने पोर्शन बनाया हुआ होता है, ठीक है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपीस की सैलरी आ रही है ना, तो मैंने हमेशा अच्छा मैं कोई ना कोई एक तो ऐप यूज करती हूँ लाजमी तौर पे। आप कोई भी ना ऐप यूज कर लें, एक हिसाब किताब ऐप है मेरे ख्याल से, एक बजट मैनेजर ऐप है, आप कोई भी ना ऐप यूज कर लें और आप लाजमी तौर पे ट्रेस रखें। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मेरा खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, आउटिंग एंड हैंग आउट विद फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा ट्रैक रखती हूँ, ठीक है। नंबर 2, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ना मैनेजमेंट रखती हूँ कि कहीं एक्सपेंस एक्सीड हो गया है ना, तो मैंने उसको क्रेडिट कार्ड से करना है, और जब मेरे पास सैलरी आ जाएगी तो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल दे दूंगी। सो आई यूज टू मैनेज लाइक दिस। सेकेंड, नंबर 1 टिप, अपनी ना एक चीज को थोड़ा सा ना लिमिटेड कर दें। एक तो एप्लीकेशन आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है ताकि आप ट्रैक रखें, वरना क्या होता है आपके पास वो चेंज पड़ा होता है ना, आप सिर्फ निकाल के देते रहते हैं, ठीक है। और दें जरूर, सदका बाहर जरूर पैसे दें, ये मैं जरूर बात कहूंगी। ये भी वन ऑफ द टिप्स कि आप जरूर पैसे दें। अल्लाह ताला कहता है ना, जब कमी हो जाए तो किसी को देके तजारत कर लो लोगों से, तो वाकई इट मैटर्स। तो नंबर 1, आप कोई ऐप इंस्टॉल करें। नंबर 2, उस ऐप के थ्रू लाजमी तौर पे ट्रैक रखें कि यार आप सबसे ज्यादा पैसे खर्च किस चीज के ऊपर करने हैं। पेट्रोल पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बाहर आउटिंग में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। नंबर 3, अगर 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है ना, तो सबसे पहले तो आप उसमें से 20,000, जैसे मैंने आपको बताया ना, कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। वो आप वहाँ अपनी एक इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है वो, बिल्कुल ना, शायद आपको 10,000 रुपए पे 100 रुपए मिल रहे होंगे आई गेस, लेकिन एक अमाउंट है जो आपके पास फिक्स हो रही है, उसके ऊपर पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी होती जा रही है। फॉरेन से जैसे ही आती है ना, सबसे पहले उधर डालते हैं पैसे, उस अलग से अकाउंट में डालते हैं। सेकंड, कोई एक अलग अकाउंट, इसके अलावा अलग से भी कोई अकाउंट रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू, सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो एक अलग से अमाउंट रखें। जैसे आपको पता लगा ना कि 1 लाख सैलरी है और आपने 10,000 रुपीज पर मंथ उस अकाउंट में डाल दी है, और आज आपको पता लगा यार 8 महीने बाद ना मेरे पास 80,000 उस अकाउंट में हो गया, गो गेट अ गोल्ड, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 60% को ना, अपनी सैलरी के 60% को आप सीधी तरह इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट में इसलिए कह रही हूँ कि वी ऑलवेज नो दैट नेवर पुट ऑल द मनी इन वन थिंग। कभी भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। खवातीन को मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज स्टे इंडिपेंडेंट। यू आर हैविंग योर फादर, यू आर हैविंग योर हस्बैंड, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सब बहुत अच्छे होते हैं, बट बी इंडिपेंडेंट, स्टे इंडिपेंडेंट, ऑलवेज हैव सम सोर्स ऑफ इनकम। लाजमी तौर पे अपने पास एक अलग से मोड रखें जहां से आपके पास कोई ना कोई या तो इनकम जनरेट हो रही है या तो अपने पास कोई सेविंग आ रही हो, ठीक है। सो ऐप पे जाएं, अपनी चीज को सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करने के बाद फौरन से, जैसे ही अकाउंट में डेबिट होती है ना सैलरी, ठीक है, फौरन से पैसे ही निकाल दें, साइड पे, बिल्कुल साइड पे करते हैं, उन अकाउंट में डाल दें। लाइक मैं आई यूजुअली यूज्ड टू डू दैट, मिनिमम 50% ऑफ द सैलरी मैं इसी तरह डाल देती हूँ। मैंने 2-3 अकाउंट्स ओपन किए हैं अपने, कुछ डाले तो या तो स्टॉक मार्केट में डाल दिए। लाइक अगर मेरे पास 1 लाख की सैलरी है ना 50,000 रुपए में से, तो मैं 10,000 रुपए अपने एक सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगी। मैंने एक और बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तो 10,000 रुपए वो मैं जो कैश ऑप्टिमाइजर अकाउंट बता रही हूँ, मनी मार्केट, उसमें कर दूंगी। मेरे पास एक पेंशन स्कीम का अकाउंट भी खैर ओपन हुआ है, 10,000 में उसमें डाल दूंगी, और जो बाकी 20,000 है ना, वो मैंने ऑलरेडी, या 10,000 में स्टॉक मार्केट में, या एक और डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट होती है, मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उसमें डाल देती हूँ। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड कमेंट। मैं पहले पुरानी बात, अच्छा नहीं, दैट्स अ वेरी गुड कमेंट कि हाँ आप ना टू सेव मनी फ्रॉम द सैलरी बाय स्टॉक्स एवरी मंथ फॉर दोज कंपनीज ऑफर डिविडेंड। हसन साहब,
द पॉइंट इज कि यहाँ पर ना पहले तो फीमेल्स को, अगर मैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, दे नीड अ गुड लर्निंग अबाउट कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड लेते कैसे हैं, डिविडेंड वाली कंपनीज कौन सी हैं. दैट्स वाई मैंने अभी ये एक मुझे नेक्स्ट लेवल की बात लगती है कि मैंने बेसिक सेविंग के लिए इसलिए मशवरा नहीं दिया, अदरवाइज दैट्स रियली अ गुड आइडिया. और स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक इस टाइप की एक इन्वेस्टमेंट होती है कि आप हमेशा कुछ पैसे स्टॉक मार्केट से उस शेयर्स में डालें जो शेयर्स वहीं पे वहीं पड़े रहें, बस आप आराम से उसका डिविडेंड खाएं. एंड लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. LLP, लाल पीर पावर, बड़ा अच्छा शेयर है, आपको बड़े अच्छे देता है. एंग्रो आपको दे देता है, डिविडेंड देता है, अच्छा डिविडेंड दे देता है आपको, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रेशोज इतनी ज़्यादा नहीं होती. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लाइक 6 मंथ्स के लिए. अगर आपने कोई सेविंग सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के लिए खरीदा है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अगर आपने लंबे टाइम के लिए खरीदा है, दीज आर फिक्स टर्म डिपॉजिट जो कि लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स में आती है. सेकंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जैसे आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया, आपने प्राइस बॉन्ड लिया है और 6 महीने बाद आपको पता है कि उस प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी हो जाएगी कुछ. दीज आर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. जितनी भी आपकी डेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो मेजॉरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है. लेकिन जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स खरीद रहे होते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपका माइंडसेट है कि यार आपने लॉन्ग टर्म के अंदर अब इसको रखना ही है, दीज आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. नाउ व्हिच वन इज प्रॉफिटेबल? स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर बंदा इतने से टाइम के लिए पैसे का, कुछ लोग इतने से टाइम के लिए भी पैसे डाले ना, तो इतना अच्छा छिक्का लग जाता है कि वो 50% रिटर्न शॉर्ट टर्म में ही लेके निकल जाते हैं मार्केट से. एंड द पॉइंट इज लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है. और सुकून, हमेशा सुकून वाली वो करें, सुकून वाली इन्वेस्टमेंट्स करें हमेशा. हाउ मच प्रॉफिट इज रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल? ये वो वाली बात है जैसे मैंने आपको भी कहा ना कि प्रॉफिट आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता. लाइक जितना भी प्रॉफिट आ रहा हो, रियलिस्टिक डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. गोल्ड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आजकल के सिनेरियो में देखें, अगर किसी ने मार्च में गोल्ड लिया होता तो आई गेस देयर 20 to 25% रिटर्न. 1 लाख रुपए पे गोल्ड था मार्च के करीब, 24 कैरेट, राइट? 1 लाख इसके करीब था 24 कैरेट पर तोला. अभी अगर आप 6 महीने बाद बात करें, उस मार्च से, यहाँ तक कि ऑयल भी नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था, मार्च से लेकर अगर आप अब में बात करें तो 134 था, अभी 127 आई गेस दोबारा हो गया. तो like 15 to 20% गोल्ड में. इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली. हाँ, या स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा भी हो जाता है. लॉन्ग टर्म में 20% आपको 1 ईयर के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट 20% आपको मिल जाता है. सेविंग सर्टिफिकेट्स वो जो आपको बिल्कुल ऑफर करते हैं 7 to 8%. हाँ, रियलिस्टिक अगर मैं बात करूँ जिसमें आप किसी फ्रॉड में ना आए, टू बी कंक्लूसिव, राइट, 5-10%. इससे ज़्यादा लालच में आएंगे तो मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है. थैंक यू सो मच. आई मीन एनीथिंग, एनी टाइम, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क. मकसद यही था आज के सेशन का कि ख़वातीन जो घर में होती हैं, जिन्होंने कभी फाइनेंस पढ़ा भी नहीं है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बिल्कुल. या श्योर रुखसाना, इंशाल्लाह वी कैन हैव अ गुड सेशन स्पेशली फॉर द फीमेल. एंड मेरा बहुत दिल है, बहुत एजेंडा है कि मैंने लाजमी तौर पर सेशन करवाना है, जो सेशन जो है वो आपको वो कर सकता, इंफॉर्मेशन दे, स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड.